जो हमने इससे पहले की कंपनी अकाउंट की जो वीडियो आपके सामने दी है पार्ट 1 में, वह इशू ऑफ शेयर से संबंधित है और उसमें हमने 20 तक जो प्रश्न है वह आपके सामने MCQ बेस्ड रखा है। इसमें चुने हुए इम्पोर्टेंट और भी प्रश्न हैं जो कि हम आपके सामने रखेंगे। और हाँ, वीडियो का डिस्क्रिप्शन ज़रूर देखा कीजिए, वहाँ पर भी हम बहुत सारी इम्पोर्टेंट वीडियो का लिंक देते हैं। जैसे कि इसमें एक क्वेश्चन ये आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 26 पर आप देखेंगे तो यहाँ है प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर इज शोन। प्रीमियम जो कि शेयर के इशू करने पर आता है उसको हम कहाँ दिखाते हैं? इन द रिवेन्यूज पार्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, या इन द एक्सपेंसेज पार्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, या इन द इक्विटी एंड लायबिलिटी पार्ट ऑफ बैलेंस शीट, या इन द एसेट्स पार्ट ऑफ बैलेंस शीट। तो इसका सही जवाब है इन द इक्विटी एंड लायबिलिटी पार्ट ऑफ बैलेंस शीट। इक्विटी एंड लायबिलिटीज की मुख्य हेडिंग में दिखाया जाता है और ये वहीं पर बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा लायबिलिटी साइड में। इसके बाद है क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी वगैरह कर रहे हैं तो आपके लिए यहाँ से जो प्रश्न अब हम बताएंगे ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 27 में है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ स्वीट इक्विटी शेयर्स इज शोन इन। स्वीट इक्विटी शेयर जो होते हैं उसको हम कहाँ दिखाते हैं? द एक्सपेंसेज पार्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, या द रिवेन्यू पार्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, या द इक्विटी एंड लायबिलिटीज पार्ट ऑफ बैलेंस शीट, या द एसेट्स पार्ट ऑफ बैलेंस शीट। यहाँ पर अब आपको एक बात दिखाना होगा बहुत ध्यान से। यहाँ पर स्वीट इक्विटी शेयर्स को इशू करते समय जो डिस्काउंट का अमाउंट होता है उसकी यहाँ पर चर्चा हो रही है। तो जो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ स्वीट इक्विटी शेयर का डिस्काउंट होता है उसको हम एसेट्स का ये पार्ट होता है और बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 28, कॉल्स इन एरियर्स इज शोन। कॉल्स इन एरियर को हम कहाँ दिखाते हैं? एज ए डिडक्शन फ्रॉम कॉल्ड अप कैपिटल। इसे कैपिटल जो हम पूंजी मांगते हैं कॉल्ड अप करते हैं उसमें से इसको घटा के दिखाते हैं। यही सही जवाब है और यही सटीक भी है। बाकी और भी लिखा हुआ है इशूड कैपिटल में से घटाएंगे, ये तो गलत है। और यहाँ पर है एडिशन टू कॉल्ड अप कैपिटल, ये भी रॉन्ग है। एसेट्स ऑन द एसेट्स पार्ट ऑफ, ये तो बिल्कुल भी गलत है। अगला है क्वेश्चन नंबर 29, राइट शेयर्स आर ऑफर्ड टू। राइट शेयर किसको ऑफर किया जाता है यानी किसको बेचा जाता है? क्या ये द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी को बेचा जाता है, या प्रमोटर ऑफ द कंपनी को, या एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी को, या द बैंकर्स ऑफ द कंपनी? तो भाई राइट शेयर वही होता है जो कंपनी के पुराने शेयर होल्डर होते हैं उनको ही राइट शेयर इशू किया जाता है। यह बात आपको भी ध्यान में रखना होगा। राइट शेयर यानी अधिकार अंश। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, राइट इशू ऑफ शेयर्स इज पॉसिबल आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ फ्रॉम द डेट ऑफ द फर्स्ट अलॉटमेंट ऑफ शेयर। क्वेश्चन के मुताबिक अधिकार अंशों का जो निर्गमन है वह कंपनी के द्वारा अंशों के प्रथम आवंटन के कितने दिन बीत जाने पर होगा? तो सही जवाब है इसका 1 साल, यानी 1 साल बीत जाने के बाद, फर्स्ट आवंटन के 1 साल के बीत जाने के बाद ही अधिकार अंशों का यानी राइट शेयर का इशू किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 में है व्हेन एन एग्जिस्टिंग कंपनी ऑफर्स इट्स शेयर फॉर सेल टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स इट इज नोन ए। भाई ये क्वेश्चन में लिखा है अगर कोई मौजूदा कंपनी अपने पुराने यानी जो विद्यमान अंशधारी हैं शेयर होल्डर हैं उनको जो शेयर इशू करती है उसको क्या कहते हैं? भाई पुराने शेयर होल्डरों को जो शेयर इशू किया जाता है अभी हमने यहाँ पढ़ा था राइट शेयर बोलते हैं, तो इसका जवाब है राइट शेयर यानी राइट इशू। राइट इशू राइट शेयर ही होता है। इसके बाद आता है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स कैन बी टेकन अप ओनली आफ्टर। जो हमारे पास अंशों का आवंटन है वह किसके बाद किया जाता है? क्या टेकिंग अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डरों का अप्रूवल लिया जाता है उसके बाद अलॉटमेंट होता है, या टेकिंग अप्रूवल ऑफ सेबी का अप्रूवल लिया जाता है, या मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज रिसीव्ड या कम से कम जब सब्सक्रिप्शन प्राप्त होता है न्यूनतम जो चाहिए कंपनी को उसके बाद, या अप्रूवल ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज
या रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के अप्रूवल के बाद। तो सही जवाब है कंपनी को जब मिनिमम सब्सक्रिप्शन प्राप्त हो जाएगा तभी कंपनी के शेयर अलॉट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 33 में कहा है अनलेस अदरवाइज स्टेटेड ए प्रेफरेंस शेयर इज ऑलवेज डीम्ड टू बी। जब तक अन्यथा न कहा गया हो एक पूर्वाधिकारी अंश सदैव ही माना जाएगा। क्या माना जाएगा? क्या प्रेफरेंस शेयर को हम नॉन कुमुलेटिव, नॉन कन्वर्टेबल एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग मानेंगे, या कुमुलेटिव, नॉन कन्वर्टेबल एंड नॉन पार्टिसिपेटिव मानेंगे, या कुमुलेटिव, कन्वर्टेबल एंड नॉन पार्टिसिपेटिव यानी पार्टिसिपेटिव मानेंगे, या कुमुलेटिव, नॉन कन्वर्टेबल एंड पार्टिसिपेटिव मानेंगे? इसका मतलब है कि नॉन कुमुलेटिव यानी असंचयी, यानी इसका जो डिविडेंड है अगर एक बार नहीं दिया तो रुक जाएगा, ऐसा नहीं है। यानी कि नॉन कुमुलेटिव है, इसका डिविडेंड नहीं रोकना है। अगर एक बार रुक गया है तो हम उसको अगली साल पेमेंट नहीं करेंगे। नॉन कन्वर्टेबल, यह प्रेफरेंस शेयर बदल नहीं सकता। नॉन पार्टिसिपेटिंग, प्रॉफिट का अलग से कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। या अगला पॉइंट है कुमुलेटिव, नॉन कन्वर्टेबल एंड नॉन पार्टिसिपेटिव, यानी प्रेफरेंस शेयर के बारे में अगर कुछ नहीं कहा गया है तो वह प्रेफरेंस शेयर कुमुलेटिव होगा, नॉन कन्वर्टेबल होगा एंड नॉन पार्टिसिपेटिव होगा। यानी उनका डिविडेंड अगर इस साल नहीं मिला है तो अगली साल मिलेगा, इस साल का भी और अगली साल का भी। लेकिन ये नॉन कन्वर्टेबल है, यानी इन प्रेफरेंस शेयर को हम किसी अन्य शेयर में कन्वर्ट नहीं करेंगे। और नॉन पार्टिसिपेटिंग, इनका जो प्रॉफिट का हिस्सा है वो तो डिविडेंड के रूप में मिलेगा, लेकिन अलग से किसी प्रकार का प्रॉफिट का हिस्सा डिविडेंड के रूप में एडिशनल में नहीं दिया जाएगा। यानी यही पॉइंट इनका सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में लिखा है द डिफरेंस बिटवीन सब्सक्राइब्ड कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल इज कॉल्ड। और यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, सब्सक्राइब्ड कैपिटल और पेड अप कैपिटल के बीच के डिफरेंस को क्या कहेंगे? तो भाई सब्सक्राइब्ड यानी कि इन्होंने, कंपनी ने जनता से कितने शेयर मांगा हुआ है और कितना पेड हुआ है। तो अगर उसमें जो पेड होता है अगर कम होता है तो बीच में कम कौन करता है? कम होता है कॉल्सिन एरियर की वजह से, यानी जो पैसा रुक जाता है उसे हम कॉल्सिन एरियर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में है द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ इशू कैपिटल एंड द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल मे बी ड्यू टू। क्वेश्चन में दोबारा डिफरेंस की बात कही जा रही है कि जो नंबर ऑफ शेयर हमने इशू किया हुआ है और नंबर ऑफ शेयर ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल है, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो किस प्रकार से, किसकी वजह से है? तो रिजर्व कैपिटल की वजह से, या फॉर फीचर ऑफ शेयर की वजह से, या अनकॉल्ड कैपिटल की वजह से, या नॉन ऑफ दी। तो भाई इनके बीच में जो डिफरेंस होगा वो फॉर फीचर ऑफ शेयर की वजह से होगा, क्योंकि बीच में शेयर्स जो है जब्त कर लिए जाएंगे, जिसकी वजह से जो इशूड कैपिटल है और सब्सक्राइब्ड कैपिटल है उनके बीच में कमी यानी डिफरेंस हो जाएगा, सब्सक्राइब्ड कैपिटल कम हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में अगला पॉइंट है व्हेन शेयर्स आर फॉरफिटेड द शेयर्स कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड विद। भाई अगर बोला जाता है कि शेयर फॉरफिट अगर हम कर रहे हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट किस रकम से डेबिट करेंगे? तो भाई जितना कॉल्ड अप होता है उतना ही होता है, जितना मांगी जाती है भाई जितना मांगा जाएगा वही हम डेबिट करेंगे, तो कॉल्ड अप अमाउंट यही सही जवाब है इसका। क्वेश्चन है 37 पे द प्रॉफिट ऑन री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स इज ट्रांसफर टू। द प्रॉफिट ऑन री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज ट्रांसफर टू तो कैपिटल रिजर्व। भाई हमने किसी शेयर को फॉरफिट किया और जब्त करने के बाद हम उसे दोबारा बेचेंगे, दोबारा बेचने से हमें फ़ायदा होगा, तो वह फ़ायदा हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे, यानी पूंजी संचय खाते में ट्रांसफ़र कर देते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 39 सब सेक्शन यहाँ पर दिया हुआ है 39 सब सेक्शन 2 के अनुसार न्यूनतम आवेदन राशि अंश के अंकित मूल्य का कितना % होता है? यानी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 39 सब सेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 द मिनिमम एप्लीकेशन मनी इज ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ शेयर। तो भाई फेस वैल्यू का कितना % होता है? तो मिनिमम यानी कम से कम 5% होना चाहिए। 39 क्वेश्चन नंबर सेबी दिशा निर्देशों के अनुसार न्यूनतम आवेदन राशि अंश के निर्गम मूल्य के कितने % से नहीं होना चाहिए? अभी हमने इस क्वेश्चन को पढ़ा है और ये यहाँ पर जवाब दिया गया है ऊपर वाले प्रश्न में, सेम टू सेम क्वेश्चन है। इसमें कंपनी अधिनियम में देखो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट
पॉइंट समझना होगा। क्वेश्चन नंबर 39 में जो बात बताई जा रही है, यहाँ पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 39 और 2 के अनुसार यानी सेक्शन 39 सब सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग कंपनी एक्ट 2013 मिनिमम एप्लीकेशन मनी इज, और यहाँ पे है सेबी का गाइडलाइन यानी सेबी के दिशा निर्देशों के अनुसार मिनिमम सब्सक्रिप्शन राशि अंश के अंक मतलब निर्गम मूल्य का इशू प्राइस का कितना होना चाहिए। दोनों क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस बताया गया है। यहाँ बोला गया सेबी दिशा निर्देशों के अनुसार न्यूनतम आवेदन राशि अंश के निर्गम मूल्य के कितने % से कम नहीं होना चाहिए। जब आपके पास MCQ बेस्ड क्वेश्चन आएगा आप यहीं चौकड़ी मार जाएंगे। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा समझदारी से काम करना होगा। यहाँ पर सेक्शन का जिक्र किया गया है 39 सब सेक्शन 2, इसके अनुसार न्यूनतम यानी मिनिमम एप्लीकेशन मनी की बात हो रही है, जबकि यहाँ पर अकॉर्डिंग टू सेबी गाइडलाइंस के मुताबिक मिनिमम एप्लीकेशन की मनी बात हो रही है। ये बोलते हैं मिनिमम एप्लीकेशन होना कितना चाहिए, ये कह रहे हैं कि मिनिमम एप्लीकेशन इतने से कम नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब है किससे कम नहीं होना चाहिए, यानी कि 25% से कम नहीं होना चाहिए। मिनिमम एप्लीकेशन 25% होना चाहिए। तो इसका मतलब साफ है कि आपको सेबी के अकॉर्डिंग 25% याद रखना होगा और 2013 कंपनीज एक्ट सेक्शन 39 सब सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग 5% याद रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 40, इफ द साइज issue size is up to ₹500 crore, the issued share should be made fully paid within dash of the date of allotment। अगर इशू कंपनी का 500 करोड़ का है तो ऐसे शेयर्स का जो अलॉटमेंट है उसकी तारीख के कितने दिन के अंदर इन तमाम पेमेंट को मिल जाना चाहिए, यानी सारे पैसे कंपनी में आ जाना चाहिए। अगर 500 करोड़ का प्रोजेक्ट है या 500 करोड़ की पूंजी लगाई जा रही है तो इसका मतलब है 12 महीने के अंदर 500 करोड़ की रकम कंपनी में पूरी तरह से आ जानी चाहिए। क्वेश्चन 41 में लिखा है प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर। जो प्रीमियम होता है शेयर के इशू करने का उसका इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं, क्या प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट में होगा या इशू ऑफ फुली पेड बोनस शेयर यानी कि बोनस शेयर के फुली पेमेंट में इस्तेमाल होगा या राइटिंग ऑफ गुडविल को ख़त्म करने में इस्तेमाल होगा या नॉन ऑफ दीज या इनमें से कुछ भी नहीं होगा। तो इसका सही जवाब है फुली पेड बोनस शेयर, यानी कि हम प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर का प्रयोग फुली पेड बोनस शेयर के लिए कर सकते हैं, यानी पूर्ण दत्त बोनस अंश निर्गमन के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 42 में लिखा है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 52 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 द अमाउंट इन द सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ। इसमें से सिक्योरिटी प्रीमियम का प्रयोग 52 सेक्शन के अकॉर्डिंग कहाँ पर नहीं कर सकते, यानी किस काम में इस्तेमाल नहीं होगा। इशू ऑफ फुली पेड बोनस शेयर में इशू करने के लिए 52 रोकता है। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर बोला है इशू ऑफ फुली पेड बोनस शेयर में, यहाँ पर बोला गया है कि प्रीमियम और इशू ऑफ शेयर्स कैन बी यूटिलाइज फॉर। यहाँ पर सही जवाब दे रहा है कि इशू ऑफ फुली पेड बोनस शेयर में इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ सेक्शन 52 इस बात के लिए मना कर रहा है कि अमाउंट इन द सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कैन नॉट बी यूज फॉर द पर्पस ऑफ, वहीं पर बोलता है किस काम में नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, राइटिंग ऑफ लॉस ऑफ द कंपनी के किसी भी घाटे का इस्तेमाल करने में मतलब पूरा करने में इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता, अन्य कार्यों में इसका इस्तेमाल आसानी से हो सकता है। इशू ऑफ फुली पेड बोनस शेयर में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस यानी प्रारंभिक व्यय जो होता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। राइटिंग ऑफ कमीशन और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर में कर सकते हैं, लेकिन राइट ऑफ लॉस ऑफ द कंपनी में इस्तेमाल नहीं कर सकते। स्वेट समता अंश को निर्गमित किए जा सकते हैं। अभी हमने बात किया था, पीछे आया था ये स्वीट शेयर किसको इस्तेमाल करते हैं, मतलब इशू करवाने के लिए स्वीट शेयर किसको इशू किया जाता है, वे लोग कौन हैं जिनको हम स्वीट शेयर यानी स्वीट समता अंश इशू करते हैं। तो हमने पीछे पढ़ा था एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी
डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, बैंकर ऑफ द कंपनी। भाई देखो कंपनी के अंदर कौन है, डायरेक्टर लोग हैं और कंपनी के कर्मचारी हैं, एम्प्लॉयज। तो डायरेक्टर और एम्प्लॉयज इन दोनों के लिए है, यानी ए और बी, यही दोनों महत्वपूर्ण हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम कैन बी यूज फॉर राइटिंग ऑफ। सिक्योरिटी प्रीमियम का प्रयोग हम राइट ऑफ करने के लिए, क्या राइट ऑफ करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, बैड डेब्ट्स बाई बी एंड सी। तो क्वेश्चन के मुताबिक बैड डेब्ट्स में तो कभी हो नहीं सकता। अरे यार वाकई में हद हो गई, हॉर्न ऐसे मार रहे हैं पूछो मत। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज, इसका मतलब ये है कि हम सिक्योरिटी प्रीमियम का प्रयोग प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज यानी प्रारंभिक व्यय के भुगतान में उसको राइट ऑफ करने में कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने राइट ऑफ बोला हुआ है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 45। भाई बहुत बड़ा वीडियो ना हो जाए इसलिए अब हम इसको यहीं रोकेंगे 45 पूरा करने के बाद। अमाउंट रिसीव्ड ऑन फॉरफीचर ऑफ शेयर इज क्रेडिटेड टू। क्वेश्चन में कहा है कि जो हम अमाउंट प्राप्त करते हैं फॉरफीचर के वक्त, उसको हम कहाँ क्रेडिट करते हैं? बताओ क्या क्वेश्चन है। अरे शेयर फॉरफीट करते समय जो पैसा प्राप्त होगा फॉरफीटेड अकाउंट में जाएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा नहीं, फॉरफीचर में जाएगा। ये सिंपल सी बात है। जब हम शेयर फॉरफीट करेंगे तो उसका पैसा फॉरफीचर अकाउंट में जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन, यहीं पर क्लोज करेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए, इसलिए छोटी छोटी वीडियो आपको देंगे जिससे आपको बोरियत महसूस ना हो और आप आराम से इसको समझते चलें, पढ़ते चलें। वीडियो यहीं पर रोकेंगे। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अन्य बच्चों तक पहुंचाइए। अन्य बच्चों को अगर ये मिलेगा तो जो लोग कंपटीशन वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उन सभी लोगों को इसका लाभ प्राप्त होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप भी अच्छी तरह से इसको समझे होंगे। तमाम कंटेंट आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। वीडियो शेयर करने में हमारी मदद कीजिए, क्योंकि हम देखो हमारे पास तो डिजिटल बोर्ड भी नहीं है और ना ही डिजिटल बोर्ड खरीदने की हमारी हिम्मत है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि हमारे पास जितना जुगाड़ बानी है, जितना हिम्मत है, जिस प्रकार से मैं आप तक ये प्रेजेंट कर रहा हूँ, वीडियो दिखा रहा हूँ, जितना हमारी समझ में आ रहा है मैं आप लोगों को उसी हिसाब से प्रेजेंट कर रहा हूँ। अगर मेरे पास अगर डिजिटल बोर्ड होता तो फिर मैं डिजिटल बोर्ड पर भी आपको पढ़ाता, लेकिन डिजिटल बोर्ड का जो है दाम बहुत कॉस्टली है, वो लाखों में उसका हिसाब होता है, इतना तो हमारे बस का है नहीं। अब हम लोग इतना पैसा भी कमा नहीं पा रहे हैं, यूट्यूब से भी इतनी ज़्यादा कोई ख़ास कमाई नहीं हो रही है कि हम इससे जो है डिजिटल बोर्ड खरीद लेंगे 2-2 लाख रुपए का, 2.5 लाख का। तो मैं अभी तक तो आप लोगों को जिस प्रकार से वीडियो दे पा रहा हूँ यही मेरे लिए सबसे अच्छा जो है और मैं इसी तरीके से ही वीडियो बना पा रहा हूँ। कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छी से अच्छी वीडियो, अच्छी क्वालिटी की वीडियो, अच्छी नॉलेज की वीडियो आप लोगों तक पहुँचाऊँ। अगर किसी प्रकार की अगर आपको प्रॉब्लम नज़र आती है तो आप उन्हें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं और अच्छा सुधार करूँगा। और वीडियो आप लोग जो है अधिक से अधिक शेयर कीजिए, मैं तो यही कहूँगा। चैनल आपका है और मैं आप लोगों के लिए ही कंटिन्यू मेहनत कर रहा हूँ, इस उम्मीद से कि आप लोग इस चैनल को आगे ले जाएंगे और भी बच्चों को इसके बारे में जानकारी मिलेगी। वीडियो को शेयर करते रहिए और लोगों तक जानकारी शेयर करते रहिए, बताते रहिए और लोग इससे लाभान्वित हों। बस मैं यही सी कामना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और अगली वीडियो में हमारी मुलाकात दोबारा होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।